नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू मैक्रो कैफे। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में, जो कि एक क्रूशियल फेज से गुजर रहा है। पोस्ट कोविड 3 साल लगातार हमारी इकोनॉमी ने ग्रो करा ऑन एन एवरेज बाय 8%, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन था। और हमारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि अगर हम ये मोमेंटम कंटिन्यू रखते हैं तो बाय 2047 जो हमारी विजन है ऑफ विकसित भारत, मतलब एक डेवलप्ड इकोनॉमी, वो हम अचीव कर जाएंगे। पर लास्ट ईयर ये ग्रोथ कुछ गिर के रह गई 6.5% पे, और अब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कुछ और ही दर्शा रहे हैं। क्या हमारा सपना ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी एक सपना ही रह जाएगा, या फिर ये मोमेंटम हम वापस से ग्रैब करेंगे इन द कमिंग ईयर? आओ समझते हैं और डिकोड करते हैं ये इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं विद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, यानी IIP। ये इकोनॉमी का एक थर्मामीटर है। ये बताता है कि हमारी फैक्ट्रीज, हमारी माइंस और हमारी यूटिलिटी कितना प्रोड्यूस कर रही हैं। IIP इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, GDP कंट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को दर्शाता है। आओ समझते हैं इसके ट्रेजेडी नंबर्स। फाइनेंशियल ईयर 25 में IIP ने ग्रो करा कुछ 5.7% पे, जो कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 26 में अभी तक गिर के रह गया है सिर्फ 1.9% पे। अगर हम बात करते हैं तीन मेन कंपोनेंट्स की ऑफ IIP, तो इसमें है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और यूटिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज है कुछ 77% का। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो लास्ट ईयर ये ग्रो करा था कुछ 4.7% पे, जो कि अभी तक गिर के रह गया है सिर्फ 2.9% पे। ये इतना ज्यादा क्रूशियल इसलिए है क्योंकि अगर हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है और चाइना को रिप्लेस करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोमेंटम हमें कॉन्टिन्यूअसली चाहिए, ताकि ये हमें लेके जा सके एक डेवलप्ड इकोनॉमी तक। अब बात करते हैं बेस के बारे में, जो IIP का बेस है, विच इज द कोर इंडस्ट्रीज। इसमें 8 मेजर इंडस्ट्रीज हैं। तो अगर हम एग्रीगेट लेवल पे देखते हैं तो ये कोर इंडस्ट्रीज लास्ट ईयर ग्रो करी थी कुछ 6.3% पे, और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में ये रह गई हैं कुछ 1.3% पे। कोर इंडस्ट्रीज में जो 8 इंडस्ट्रीज हैं उसमें से 6 इंडस्ट्रीज की वेटेज है कुछ 80% की, और इन 6 इंडस्ट्रीज में हमने कुछ नेगेटिव ग्रोथ देखी है इस साल में अभी तक। अब IIP की रेलेवेंस समझो। अगर IIP स्लो होता है तो एम्प्लॉयमेंट डिमांड कम रहेगी, इसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू कम होगा, और जिसकी वजह से GDP पे डायरेक्ट हिट आएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा वीक हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी ज्यादा स्लो है, और एक नेगेटिव ट्रेंड है जो कि चल रहा है इकोनॉमी में। ये इंडिकेट करता है कि डिमांड क्राइसिस है मार्केट में, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी ज्यादा लो है, और बिजनेस सेंटिमेंट काफी ज्यादा वीक। IIP समझने के बाद आओ समझते हैं कंजम्पशन डिमांड, बिकॉज कंजम्पशन 70% ड्राइवर है आपकी इकोनॉमी का। कंजम्पशन डिवाइडेड है दो सेक्टर्स में, एक है आपका अर्बन, एक है आपका रूरल। दोनों की अपनी अपनी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। तो शुरू करते हैं और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स देखते हैं जो कि ये बताएगा कि अर्बन कंजम्पशन कैसा कर रही है, और उधर ही हम देखेंगे रूरल कंजम्पशन कि रूरल कंजम्पशन कैसा कर रही है, बिकॉज इन दोनों का इंपैक्ट आपकी ओवरऑल इकोनॉमी पे होता है। तो शुरू करते हैं पहले इंडिकेटर से। पहला इंडिकेटर ऑफ अर्बन कंजम्पशन इज पैसेंजर व्हीकल सेल्स, जो कि इस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में सिर्फ ग्रो करा है बाय 0.3%, विच इज अ वेरी म्यूटेड ग्रोथ। सेकंड इंडिकेटर है GST कलेक्शन, जो कि गिर के 16% से रह गया है कुछ 6.2% पे, विच इज अ ड्रास्टिक स्लो डाउन इन द GST कलेक्शन, जो ये बताता है कि ओवरऑल डिमांड इन द इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन। तीसरा इंडिकेटर है आपका नॉन ऑयल इंपोर्ट का, जो कि 10% से गिर के रह गया है कुछ -2%, मतलब नेगेटिव ग्रोथ है आपकी नॉन ऑयल इंपोर्ट्स की। फोर्थ आपका इंडिकेटर है विच इज योर एयर पैसेंजर ट्रैफिक, जो कि 8.4% से गिर के रह गया है कुछ 1.9% पे। उधर ही आपका एयर कार्गो ट्रैफिक गिर के 11.5% से रह गया है कुछ 5% पे। और अगर हम रिटेल फ्यूल
कंजम्पशन देखें तो ये इन वॉल्यूम हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5.3% टू 4.1%। तो दोस्तों इसका रीजन क्या है? सर्विस सेक्टर में जो वेजेस हैं दैट हैज ग्रोन बाय ओनली 3 to 4%, विच इज अ वेरी म्यूटेड ग्रोथ। तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली ऑन अर्बन कंजम्पशन आ रहा है, बिकॉज जितनी धीरे से आपकी वेजेस बढ़ रही हैं उतनी स्लोली आपकी डिमांड बढ़ रही है इन अर्बन कंजम्पशन। अब आओ देखते हैं रूरल कंजम्पशन के कौन से इंडिकेटर्स हैं और वो क्या दर्शाते हैं रूरल कंजम्पशन के बारे में। पहला आपका इंडिकेटर है टू व्हीलर सेल्स। टू व्हीलर सेल्स हैज ग्रोन बाय 5%, विच इज मच हायर देन द पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो कि हमने अर्बन कंजम्पशन में देखी थी। सेकंड इज योर ट्रैक्टर सेल्स। ट्रैक्टर सेल्स जो है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर हैज इंक्रीज्ड बाय 9%, विच इज एक्चुअली शोइंग अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड इन एग्रीकल्चर की मैकेनाइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है और डिमांड फॉर ट्रैक्टर सेल्स ज्यादा हो गई है इन द इकोनॉमी। तीसरा आपका इंडिकेटर है एम्प्लॉयमेंट डिमांड अंडर मनरेगा। तो दोस्तों मनरेगा इज योर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट इसलिए आया था क्योंकि जब भी लीन सीजन होता है रूरल एरियाज में, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इन एग्रीकल्चर, तो कभी भी जब काफी लीन सीजन होता है तो उस वाले टाइम पे एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट गारंटी करती है मनरेगा के अंडर। तो अगर मनरेगा के अंदर डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो ये बताता है कि ओवरऑल इकोनॉमी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है, बिकॉज रूरल डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है अंडर मनरेगा। तो ये जो आपका इंडिकेटर है विच इज योर एम्प्लॉयमेंट डिमांड अंडर मनरेगा, वो काफी ज्यादा कम हुआ है इन द फर्स्ट क्वार्टर, विच इज एक्चुअली शोइंग गुड साइंस फॉर द रूरल इकोनॉमी एज अ होल। ये इसलिए भी पॉसिबल है बिकॉज अभी तक साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो काफी ज्यादा अबंडेंट है। अगर हम क्यूमुलेटिव रेनफॉल देखें तो दैट इज ग्रेटर देन द लॉन्ग पीरियड एवरेज बाय 7%। दोस्तों फाइनेंशियल सिस्टम का एक हेल्थ चेकअप करते हैं। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी की लाइफलाइन है। जितनी ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी उतना ज्यादा बिजनेस एक्सपैंड करेगा, उतना ज्यादा पर्सनल स्पेंडिंग बढ़ेगी और उतनी ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और उधर ही जो डिपॉजिट ग्रोथ है आपके, जो मतलब सेविंग अकाउंट में, एफडी में, करंट अकाउंट में पैसा जाता है बैंक के पास, वो बताता है कि इकोनॉमी में कितनी स्टेबिलिटी है और कि सेविंग पैटर्न क्या है लोगों का। क्रेडिट ग्रोथ यूजुअली शुड बी हायर देन डिपॉजिट ग्रोथ, ताकि एक हेल्दी लेवरेज बन सके आपके सिस्टम में और इकोनॉमी में। पर इधर सब कुछ ही उल्टा हो रहा है। क्रेडिट ग्रोथ जो लास्ट ईयर था कुछ अराउंड 13 to 14% का, वो गिर के रह गया है सिर्फ अराउंड 9% का इस साल। और उधर ही जो डिपॉजिट ग्रोथ है दैट हैज सरपास द क्रेडिट ग्रोथ एंड डिपॉजिट ग्रोथ राइट नाउ इज अराउंड 10%, जो कि काफी सालों के बाद ऐसा देखने को मिला है। तो अब समझते हैं कि जो ओवरऑल क्रेडिट है उसमें कितनी परसेंटेज कौन से सेक्टर को जाता है, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले। तो दोस्तों ओवरऑल क्रेडिट का 32% है आपका पर्सनल लोन्स का, जो कि 19.3% से गिर के रह गया है 13.7% पे। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द ओवरऑल क्रेडिट इज इंडस्ट्री लेंडिंग, जो कि 8.9% से गिर के रह गया है 4.9% पे। और सबसे शॉकिंग है बैंक की लेंडिंग टू एनबीएफसीज, जो कि आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। इनकी ग्रोथ 16.5% से नेगेटिव 0.35% पर है, विच इज वेरी वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज एनबीएफसी जो पैसा लेते हैं बैंक से, वो पैसा आगे लेंड करते हैं आपके रिटेल कस्टमर्स को, एमएसएमईज को। अगर इसमें ही आपका फंड क्रंच रहेगा तो इसका ट्रांसमिशन टू दीज कस्टमर्स विल बी वेरी मीनियल। तो इसका इंपैक्ट काफी ज्यादा नेगेटिव रहेगा इन द इकोनॉमी। अगर आप इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस समझोगे तो अगर क्रेडिट ग्रोथ कम होता है तो आपकी डिमांड फॉर लोन्स भी कम होगा, जिसकी वजह से बिजनेस एक्सपेंशन रुक जाएगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल जो खरीदने होते हैं उसको पोस्टपोन किया जाएगा। इसकी वजह से इकोनॉमी पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इतनी प्रॉब्लम आने के बाद कि क्रेडिट ग्रोथ आपका डिपॉजिट ग्रोथ से कम है, आरबीआई ने इसमें काफी पॉजिटिव स्टेप्स लिए जनवरी 2025 से। रेपो रेट को कुछ 100 बेसिस पॉइंट से कम करा, सीआरआर जो आपका कैश रिजर्व रेशियो है उसको कम करा 4% से 3% तक, ताकि लिक्विडिटी ज्यादा रहे आपके बैंक्स के पास। अगर लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी तो वो लेंडिंग ज्यादा अपनी इंप्रूव कर पाएंगे एट अ बेटर इंटरेस्ट रेट। पर जैसे हालात चल रहे हैं अभी इकोनॉमी के, क्रेडिट ग्रोथ इतनी ज्यादा स्लो डाउन है कि रिसेंटली आरबीआई को VRR
ऑपरेशंस लगाने पड़े ताकि वो एक्सेस लिक्विडिटी जो है बैंक्स के पास उसको कंज्यूम कर पाए। आप समझते हैं कि रेपो रेट और वीआरआर जो ऑपरेशंस होते हैं ये क्या होता है। रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई पैसा देता है बैंक्स को और वो पैसा आगे जाता है आपके कंज्यूमर्स तक। अगर ये रेपो रेट कम हुआ तो मतलब कम इंटरेस्ट पे पैसा मिला है बैंक्स को और वो आगे ज्यादा पैसा दे सकते हैं। जो ट्रांसमिशन है टू द इंटरेस्ट रेट वो और ज्यादा बेटर हो सकता है। बट गिवन की लिक्विडिटी ऑलरेडी इतनी एक्सेस थी बिकॉज जनवरी से कुछ 4 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इंजेक्ट करी है आरबीआई ने इन द सिस्टम, बट गिवन क्रेडिट ग्रोथ इतनी ज्यादा कम हो गई है तो इसकी वजह से अभी रिसेंटली वीआरआर ऑपरेशन है जो आरबीआई ने करा है। इसका ये मतलब है कि जब एक्सेस लिक्विडिटी होती है बैंक्स के पास और क्रेडिट ग्रोथ कम हो जाती है तो इसको रोकने के लिए आरबीआई पैसा जो है वापस पार्क करवाता है बैंक से अपने पास और इस पे इंटरेस्ट रेट देता है। तो ये रेपो रेट का रिवर्स है, इसलिए इसको वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन बोला जाता है। क्योंकि एक और प्रॉब्लम आती है एक्सेस लिक्विडिटी से जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर ज्यादा लिक्विडिटी है बैंक्स के पास और उनको कहीं और ऑप्शन नहीं है इन्वेस्ट करने का तो एक एसेट प्राइसेस बबल क्रिएट करता है जो कि आपका कोविड के टाइम पे हुआ था जब आपके स्टॉक मार्केट्स में इतनी ज्यादा पैसे और इतने ज्यादा रिटर्न बढ़ गए थे कि 17 से 18% का रिटर्न मिला था एट द टाइम व्हेन द एंटायर इकोनॉमी वाज स्ट्रगलिंग। तो ये सब चीजें वापस ना हो इसकी वजह से आरबीआई को वापस से वीआरआर ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं कि वो एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट से लेके अपने पास पार्क कर सके। तो दोस्तों ये पूरी एनालिसिस थी ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की क्या इशू चल रहा है और ये क्या दर्शाता है फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। अगर हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है बाय 2047 तो हमें ऑन एन एवरेज कुछ 8% से ग्रो करना पड़ेगा। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करी है, रेपो रेट कम करा, सीआरआर कम करा ताकि लिक्विडिटी मैनेज रहे इन द इकोनॉमी और लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सके। बट हैविंग सेड दैट इसमें एक ड्यूल इंजन होना चाहिए वेयर द गवर्नमेंट आल्सो स्टेप्स इन और उनको फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइड करना चाहिए बी इट इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी रिडक्शन की स्लैब कम करे 18% से 12% का या फिर और ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इंप्रूव करे ताकि एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव हो, वेजेस बढ़े और ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिले। आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आपको ये वाली एनालिसिस पसंद आई हो अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड एंड थैंक यू।